मैं अजय गढ़ीकर इंदौर से हूँ और बर्ड काउंट इंडिया या ई बर्ड इंडिया की एडवाइजर टीम का सदस्य हूँ। तो आज का वेबिनार जो है बियॉन्ड बर्डिंग, उसके बारे में हमें हमारे साथ में ई बर्ड से मित्तल गाला जुड़ी हुई हैं, जो आज के स्लाइड्स को प्रेजेंट करते हुए आपको बियॉन्ड बर्डिंग का जो स्कोप है उसके बारे में जो हम जानकारियाँ एकत्रित करते हैं बर्ड्स की, उसके उसकी उपयोगिता और उसके थ्रू जो विश्लेषण करके हम महत्वपूर्ण जानकारियां पता करते हैं बर्ड्स की, उसके बारे में बताएंगी। साथ ही साथ हमारे साथ में सीनियर आईएफएस ऑफिसर वन विभाग मध्य प्रदेश के बीएस अन्नीगिरी सर जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। थैंक तो यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बर्ड वॉचिंग करते हैं और उसके द्वारा हम लोग काफ़ी जानकारियां एकत्रित करते हैं। उन जानकारियों की उपयोगिता के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और उन जानकारियों से हम बर्ड्स के बारे में उनके उनकी सीजनलिटी या उनके ट्रेंड, जो उनके घटना बढ़ना, काफ़ी चीज़ें जानते हैं। उसी के ऊपर मित्तल हमको प्रेजेंटेशन करेंगी। सो बिफोर गोइंग टू दैट, मैं अन्नीगिरी सर को इनवाइट करूंगा। अन्नीगिरी सर सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश में। काफ़ी बर्ड वॉचिंग एक्टिविटीज़ पिछले 5-7 वर्षों से हो रही है और खास करके प्रोटेक्टेड एरियाज जो हमारे टाइगर रिजर्व्स और लेसर नोन सेंचुरीज हैं, उसमें काफ़ी बर्ड वॉचिंग के सर्वेज हुए हैं इस दौरान। और सर ने काफ़ी सर्वेज में को इनिशिएट किया है और हम लोगों को उसमें सहभागी बनाया है। और वो जो डेटा हम वहाँ से निकाल रहे हैं, उसकी उपयोगिता और वन विभाग इसको किस तरीके से देखता है और आगे क्या उसमें और ऐड कर सकते हैं, उसमें सर अपने विचार करेंगे और व्यक्त करेंगे। उसके बाद मित्तल अपना प्रेजेंटेशन करेंगी, प्रेजेंट करेंगी। सो ओवर टू अन्नीगिरी सर। नमस्कार दोस्तों, मेरे ख्याल से मेरी आवाज आ रही होगी आपको। यस सर, एबल टू हियर। ओके, थैंक यू, वेलकम टू ऑल। तो जैसे कि अजय ने बताया अभी कि हम लोग बियॉन्ड बर्डिंग के सब्जेक्ट के ऊपर आज बात करेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जब बर्डिंग करते हैं उससे पहले एक साइंस है इसके पीछे। और नॉट ओनली बर्डिंग, लाइक एनी अदर सर्वेज हम जब करते हैं तो इट्स ऑल ए सिटीजन साइंस करके एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि इट इज यूजफुल इन वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड डे टू डे एक्टिविटीज में भी यूज करते हैं। तो हमको इस एंगल से हमको काम करना चाहिए कि हम सिटीजन, क्योंकि हम जब काम करते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं अब बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनको काम करते करते एक दायरा सीमित होता है। लेकिन जब हम लोग इकट्ठा होते हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग अपनी पैशन से इंक्लूड होते हैं, तो उसके जब मायने आते हैं या उसकी जो रिजल्ट्स आते हैं उसकी फैंटास्टिक रहता है। तो इसीलिए हम लोग इसको सिटीजन साइंस के रूप में इसको डेवलप करना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं सिटीजन साइंस में क्या होता है। सिटीजन साइंस में बेसिकली हम लोग सिटीजन साइंटिस्ट को ही इन्वॉल्व करते हैं। एंड हुई सिटीजन साइंटिस्ट, जो आप लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो अपने इंडिविजुअल टाइम, मनी, नॉलेज सब देख के देते हुए हम आप लोग जो भी सर्वेज होते हैं उसमें आप आते हैं और अपने अमूल्य समय और योगदान उसमें करते हैं। उसके उनको ही हम सिटीजन साइंटिस्ट बोलते हैं। और मेरा ये कहना था कि हम लोग कम से कम 5-1 साल से, जैसे अजय ने बता रहे थे, कि ऑलमोस्ट ऑल नेशनल पार्क्स में और सेंचुरीज में एंड इवन इन सम फॉरेस्ट एरियाज में हम लोग बर्ड सर्वेस करते हैं। बर्ड सर्वेस के अलावा जो फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज होती है, जैसे टाइगर सेंसस होता है या अन्य जो वर्क्स होते हैं, उसमें भी हम लोग धीरे धीरे सभी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वन विभाग काम करता है तो एक विभाग, क्योंकि हम वी आर पेड फॉर इट और हम करते हैं काम, लेकिन जब बाहर के लोग उसमें जुड़ते हैं, वो अपने नॉलेज लेके आते हैं, अपने एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो हमारा जो काम होता है उसका एक दायरा भी बढ़ता है, उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत बढ़ती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप सब लोग जो भी जहाँ-जहाँ पे जुड़े हैं, वो हमारे फॉरेस्ट
के वर्ष में सर्वे में आप लोग जुड़े और जुड़ भी रहे हैं। और ये जो डाटा आप लोग जब इकट्ठा करते हैं तो हम लोग जब एनालाइज करते हैं वो हमको मैनेजमेंट में भी बहुत उसका मायने रखता है, क्योंकि हम नॉर्मली फॉरेस्ट में मैमल्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, मैमल्स को ही देखते हैं या कुछ रेप्टाइल्स को देते हैं जैसे चंबल में। अदरवाइज़ हम बर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जानकारी ना तो हमारे पास है, ना हम जानना चाहते हैं। इस कारण से ये जो हम सर्विस करते हैं, तो वो आप ज़रूर इसमें आपको हेल्प मिलता है। कहीं मैंने पढ़ा था, आई थिंक मेनी बर्डर्स विल बी नोइंग दैट कि सेंचुरी एशिया में बहुत साल पहले आया था, देयर इज़ वन हॉर्नबिल, a type of hornbill in western Ghats। वो धीरे-धीरे कम होने से देयर आर सम स्पेसिफिक ट्रीज, उनकी रीजनरेशन कम हो गया। ये स्टडी तब पता लगा जब उसकी अपना जो बर्ड है उसकी पॉपुलेशन कम हुई। वो कब पता लगा? जब हम सर्वे किए। तो इसी आधार पे हम, क्योंकि दे आर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज होता है, नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है उसके इंडिकेटर्स आते हैं, और उनको हम जब काउंट करते हैं और उसकी पॉपुलेशन ओवर द ईयर्स काउंट करते हैं तो उनको पता लगेगा कि भाई जैसे ये यूजफुल है या नहीं है, उसकी क्या इम्पैक्ट है, और वो हमको हमारे डे टू डे मैनेजमेंट में और आगे हमको प्लानिंग करने में बहुत आसान मिलता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ये लोग जो अपन अभी चालू किए हैं। हालांकि ये बर्ड अकाउंट इंडिया तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से लाइक द हेडिंग इटसेल्फ बियॉन्ड बर्डिंग, तो हमको क्यूरियोसिटी होता है कि बर्डिंग के आगे क्या है। तो वो आगे इसलिए है कि सिर्फ बर्डिंग करने से यू विल गेट गुड एयर, हवा अच्छा मिलती है, लाइट अच्छा मिलती है, विटामिन डी मिलती है आपको, लेकिन बर्डिंग करने के बाद उसका क्या यूज होगा वो आज हम मित्तल गाला से और अजय से और अन्य लोगों से भी जानेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इसमें जुड़ने के लिए। और जहाँ कहीं वन विभाग की मदद चाहिए या रिक्वायरमेंट चाहिए तो हम वी आर रेडी टू हेल्प यू, एंड वी वेलकम ऑल पार्टिसिपेंट्स। कभी भी हम बर्डिंग सर्वे करते हैं तो यू आर वेरी वेलकम। थैंक यू अजय। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। सो जैसा सर ने कहा कि इट्स ए विन विन पोजीशन फॉर अस, फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज। वन विभाग को काफी कुछ डेटा मिलता है जिसके ऊपर से वो मैनेजमेंट प्लान्स में उसको इंटीग्रेट करते हैं, और हम लोगों को काफी कुछ लर्निंग भी मिलती है जब हम जंगलों में जाते हैं और बर्ड्स के देखते हैं तो वहाँ की जो विषम परिस्थितियां हैं वो भी जानते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ बियॉन्ड बर्डिंग, सो मैं बर्ड काउंट इंडिया से मित्तल गाला आज हमारे बताने के लिए साथ में है। सो मित्तल, ओवर टू यू, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। थैंक यू अजय जी। थैंक यू अनिगिरी जी, आपने बहुत अच्छी सलाह दी और आपने बहुत अच्छा मैसेज पास किया कि सिटीजन साइंटिस्ट के जुड़ने से उनके एक्सपीरियंस, उनके नॉलेज, वो जितने एफर्ट्स डालते हैं उनसे साइंस को काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी काफ़ी हेल्प मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू सारे पार्टिसिपेंट्स आज ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती समय निकाल कर इस टॉक को अटेंड करने के लिए। सो वेलकम एवरीबडी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? यस। हाँ, दे रही दिखा यस। ओके, एक सेकेंड, मेरे जस्ट कंप्यूटर की स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही। जा रही है आगे। अजय जी स्क्रीन दिख रही है? नहीं, अभी नहीं, अभी आ रही है। हाँ, अभी क्लियर, अभी आ गई। फुल स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, अब फुल स्क्रीन हो गया। ओके, ठीक है। सो हम सभी जानते हैं कि बर्ड वॉचिंग का शौक तेजी से दुनिया भर में मशहूर होता जा रहा है और ये नेचर में वक्त बिताने का एक आसान और मजेदार तरीका है।
हम जहाँ भी रहते हैं, पक्षी हमारे आसपास हर जगह होते हैं। खेत, तालाब से लेकर शहर की भीड़भाड़ तक किसी भी इलाके को पक्षियों के बिना पाना तकरीबन नामुमकिन है। और तो और वे अक्सर विशाल, रंगीन और शोरगुल करते पाए जाते हैं। फिर उन पर गौर न करने का क्या बहाना। पक्षियों में ऐसी दिलचस्पी का कारण है कि उनके उनके आकार, कद, रंग सब में खूब विभिन्नता पाई जाती है। उनके रहने की जगह से उनकी रहने की जगह भी अनेक है। खुले समंदर से लेकर सूखे राजस्थान तक, रेगिस्तान तक ये हर जगह पाए जाते हैं। और तो और उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव भी काफी रोमांचक होता है। ये है बाया वीवर, जो पक्षी दुनिया में अनोखे हैं क्योंकि सिर्फ नर घोंसले बनाते हैं। ज्यादातर पक्षी प्रजातियों में नर और मादा दोनों मिलकर घोंसले बनाते हैं, मगर बाया में मादा का घोंसला बनाने में कोई हाथ नहीं होता। ये जटायु का चित्र है। जटायु रामायण में सीता माँ को रावण से बचाने की कोशिश की थी, और यहाँ पे जो गिद्ध बताया गया है ये व्हाइट रम्प वल्चर है, जिसकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। इसी तरह से पक्षी हमारे चित्रकला में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। और पक्षी हमारे कहानियों, प्राचीन चित्रकला और स्टैम्प्स में भी पाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे अनेक वजह से बर्ड वॉचिंग की लोकप्रियता भारत और विश्व भर में बढ़ रही है। आज हम बर्ड वॉचिंग को रुचि के रूप से नहीं, बल्कि एक अनोखी दृष्टि से देखेंगे, साइंस और कंजर्वेशन की दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं बर्ड वॉचर्स से। वे क्या करते हैं? हम बर्ड वॉचर्स पक्षियों की तलाश में हर जगह घूमते हैं। कभी कभी हम अपने आप को कठिन और असुविधाजनक स्थिति में डालकर उनकी तस्वीरें लेते हैं, नोट्स बनाते हैं और कभी कभार चित्र भी बनाते हैं। जाने अनजाने में हम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, जैसे कि कौन से स्पीशीज देखे, कितने देखे, कहाँ और कब। क्या होगा अगर ये सारी जानकारी एक आम मंच पर अपलोड करें तो? ऐसा ही एक फ्री प्लेटफॉर्म है eBird। eBird एक ऑनलाइन डेटाबेस है जो बर्ड वॉचर्स और वैज्ञानिकों को अलग अलग पक्षियों की व्याप्ति यानी डिस्ट्रीब्यूशन और आबादी यानी अबंडेंस की जानकारी देता है। 2002 में अमेरिका के कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी ने इसका निर्माण किया और आज दुनिया भर से बर्ड वॉचर्स eBird में उनके अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशंस अपलोड कर रहे हैं। और आज हम सभी मानते हैं कि हर चीज के लिए एक ऐप है, तो चेकलिस्ट के लिए भी एक ऐप है। eBird में अपने ऑब्जर्वेशंस डालना बहुत आसान है। प्ले स्टोर से eBird का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इंडिया पैक इंस्टॉल करें। आप चाहे तो बर्ड काउंट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी देख सकते हैं eBird ऐप को किस तरह से इंस्टॉल करना है और इंडिया सेटिंग्स किस तरह से उसमें सेट करनी है। इंडिया पैक डाउनलोड करने से आप भारत के किसी भी हिस्से में बर्डिंग कर रहे हो, ऐप आपको इंटरनेट कनेक्शन के बिना पक्षियों की एक सूची देगा। ये पक्षियां आप जहां बर्डिंग कर रहे हो उसके आसपास संभव होने वाली पक्षियों की सूची बताएगा। सिर्फ आपका जीपीएस ऑन होना चाहिए। और जैसे ही आप स्टार्ट चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे, ऐप पक्षियों की एक लिस्ट दिखाएगा और ये लिस्ट, जैसे मैंने कहा, उन प्रजातियों की होगी जो उस स्थान पर उस समय संभव होने की संभावना है। माफ कीजिए, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। सभी पक्षी जिन्हें आप देखकर या उनकी कॉल सुनकर पहचान सकते हैं, उनके नाम और संख्या ऐप में जोड़नी है।
आप अपने ऑब्जर्वेशंस ईबर्ड के वेबसाइट पे कभी भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप उस पे फोटो या कॉल रिकॉर्डिंग्स डालना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं और अपनी चेकलिस्ट को मल्टीमीडिया लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। साल 2014 से अनेक बर्ड वॉचर्स ने ईबर्ड में अपने ऑब्जर्वेशंस अपलोड किए। यदि आप इस नक्शे को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई भी राष्ट्रीय सीमाएं नहीं है। मैप में दिखने वाले सारे पीले रंग आप और हमारे जैसे बर्ड वॉचर्स की ऑब्जर्वेशंस है, और कुछ आइलैंड्स में भी है, समंदर में भी है, जहां से पेलाजिक बर्डिंग के द्वारा बर्ड वॉचर्स ने अपनी ऑब्जर्वेशंस जोड़ी है। सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशंस दक्षिण भारत, खास करके केरल से है, जहां पे बहुत सारी बर्डिंग होती है। और आज तक तकरीबन 20,000 बर्ड वॉचर्स ने 15 करोड़ से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस ईबर्ड पे अपलोड की है, और ये ऑब्जर्वेशन देश के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से है। इस अवलोकन से हमें पक्षियों के अबंडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन और अन्य पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला पहलू, अबंडेंस यानी व्याप्ति। फील्ड गाइड्स या बर्ड बुक्स अक्सर कॉमन, अनकॉमन, रेयर जैसे शब्दों का उल्लेख करते हैं, लेकिन ये शब्द अस्पष्ट है। कोई एक प्रजाति हो सकता है आपके यहाँ कॉमन हो, और वही प्रजाति मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ कॉमन न होगी। सो ईबर्ड के डेटा से हम किसी भी प्रजाति का अबंडेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम किसी भी प्रजाति का अबंडेंस रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी से पता कर सकते हैं। रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक स्पीशीज कितनी बार कितनी चेकलिस्ट में रिपोर्ट की गई है। सो मान लीजिए हमारे पास 5 प्रजातियां हैं और हमने उनको A, B, C, D, E का नाम दिया है। मित्तल, आप थोड़ा लाउडली बोलें प्लीज। ओह ओके, सॉरी। मान लीजिए हमारे पास 5 प्रजातियां हैं और 5 चेकलिस्ट है। स्क्रीन दिख रही है अजय जी? जी यस, दिख रही है। ओके। और मान लीजिए कि स्पीशीज ए 5 चेकलिस्ट में उपस्थित है, तो स्पीशीज ए की रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी 100% है। उसी तरह से स्पीशीज बी अगर 5 में से सिर्फ 3 चेकलिस्ट में उपस्थित है तो वो 60% उसकी फ्रीक्वेंसी रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी है। और स्पीशीज 5 सिर्फ 3 में से एक चेकलिस्ट में, 5 में से एक चेकलिस्ट में है, तो उसकी रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी 20% है। तो इस रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी, इस परसेंटेज को देखते हुए हम अबंडेंस का ध्यान लगा सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण है ये मैप जो आप देख सकते हो। अगर कल हमें किसी ने पूछा होता कि भारत में सबसे आम प्रजाति कौन सी है, तो हमें अंदाजन जवाब देना पड़ता। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास ज़्यादा डेटा, ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अब है। ये मैप फरवरी 2020 के ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट नाम के कार्यक्रम से पाए डेटा के आधार पर बनाया है। इन 7 क्षेत्रों से अपलोड किए गए ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हमने ये जानने की कोशिश की कि प्रत्येक क्षेत्र में सबसे 5 अबंडेंट स्पीशीज प्रजातियां कौन सी है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो हर क्षेत्र में कॉमन मैना, सिर्फ वेस्ट को छोड़कर कॉमन मैना हर क्षेत्र में पाई जाती है। इस हिसाब से हमें समझ में आता है कि शायद भारत की सबसे अबंडेंट प्रजाति कॉमन मैना है। दूसरा पहलू है पक्षियों का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे 2 फील्ड गाइड्स यानी बर्ड बुक्स के मैप है, ब्लैक हेडेड आइबिस के मैप। जो लेफ्ट साइड में जो मैप है वो है बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो रिचर्ड ग्रिमेट और कैरल इंस्किप की बुक है।
और जो दूसरा है ये रास्मुसन की बर्ड्स ऑफ साउथ एशिया की फील्ड बुक है। और दोनों में ब्लैक हेडेड आइबिस, इतनी बड़ी और आसानी से पहचाने जाने वाली स्पीशीज, इसकी दोनों फील्ड गाइड्स मैप में सहमत नहीं है। एक फील्ड गाइड्स कुछ और बताती है तो दूसरी फील्ड गाइड कुछ और बताती है। लेकिन यही मैप, यही हम बर्ड वॉचर्स की जो ऑब्जर्वेशंस है, अगर इसको हम मैप में प्लॉट करते हैं तो मैप कुछ इस तरह से दिखेगा। ये सारे जो बैंगनी कलर आपको दिख रहा है, ये वो चेकलिस्ट है जिसमें ब्लैक हेडेड आइबिस रिपोर्टेड है। जहां जहां पे रंग गहरा है वहां से बहुत सारी रिपोर्टिंग है ब्लैक हेडेड आइबिस की। और ये मैप ईबर्ड पे इस तरह से दिखता है। और बर्ड बुक में हम मैप सिर्फ देख सकते हैं और इसके आगे अगर हमें कुछ जानकारी चाहिए तो वो पाना नामुमकिन है। लेकिन ईबर्ड के वेबसाइट में जब आप कोई भी स्पीशीज के लिए मैप देखेंगे, उसको आप जूम करके और भी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे जो दिख रहे हैं सारे गुब्बारे हैं, ये यहाँ से चेकलिस्ट अपलोड किए गए हैं। और जैसे ही आप और जूम करेंगे तो आपको चेकलिस्ट दिखने लगेगी। इस चेकलिस्ट को आप खोलकर और भी अपने आप को अपना कंफर्म कर सकते हैं कि ये चेकलिस्ट में फोटोज है, ये चेकलिस्ट कहाँ से रिपोर्ट की है, किसने रिपोर्ट की है। तो ये सारी जानकारी हम वेबसाइट पे देख सकते हैं, ईबर्ड की वेबसाइट पे, जो हम बुक्स में नहीं पा सकते। माइग्रेशन भी एक काफी दिलचस्प विषय है। फील्ड गाइड्स में पक्षियों की माइग्रेशन यात्रा और समय की जानकारी अक्सर विशिष्ट नहीं होती, लेकिन बर्ड वॉचर्स के अवलोकन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अब देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रजाति का माइग्रेशन किस महीने और किस सप्ताह में शुरू होता है और कब खत्म होता है, यह पता चल सकता है। इस जो ग्राफ है, ये जो बार चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं हमने कुछ कुकू का एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि पाइड कुकू जो नॉर्थ में एमपी का यहाँ पे एग्जाम्पल है, जो समर मानसून में यहाँ ब्रीडिंग करने के लिए आता है। मई में कुछ चेकलिस्ट इस स्पीशीज की रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन ज़्यादा रिपोर्टिंग जून से स्टार्ट होती है और पूरे मानसून खत्म होने के बाद धीरे धीरे विंटर्स में ये स्पीशीज फिर से जाने लगती है। कोयल जो रेसिडेंट है, जनवरी से दिसंबर थ्रू आउट द ईयर दिखती है, लेकिन इनकी ज़्यादा रिपोर्टिंग ये पीरियड में होती है क्योंकि ये इनका ब्रीडिंग सीजन है। ये ज़्यादा कॉल करते हैं, तब इनकी रिपोर्टिंग चेकलिस्ट में ज़्यादा होती है। इसी तरह से आप दूसरे कुकूज का भी माइग्रेशन पैटर्न देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप कभी भी ईबर्ड की वेबसाइट को खोलकर कोई भी स्पीशीज़ की ये इंफॉर्मेशन आप आपके इलाके, आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके रीजन्स के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं। बर्ड वॉचर्स के चेकलिस्ट, उनके अवलोकन से ऐसे मैप्स हम तैयार कर पाए। ये मैप है बार हेडेड गीज का। सर्दी का मौसम आते ही दुनिया भर के बार हेडेड गीज भारत में आ जाते हैं और गर्मियों के मौसम में वे फिर अपने क्षेत्र को लौट जाते हैं। ये 3 जगहों पे ब्रीडिंग प्रजनन करते हैं, लद्दाख में, सेंट्रल चाइना में और मंगोलिया में। इसके पहले हमें इनके माइग्रेशन का बस अंदाजा था, अब हमारे पास वास्तविक जानकारी है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे जनवरी से दिसंबर तक, आप देखेंगे कि ये विंटर्स में आना स्टार्ट करते हैं, यानी इनकी रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है और पूरे विंटर्स तक रहते हैं। अप्रैल से ये धीरे धीरे दिखना कम हो जाते हैं क्योंकि ये अपने प्रजनन क्षेत्र में लौट जाते हैं। और ये सारे बैंगनी रंग बर्ड वॉचर्स के ऑब्जर्वेशन से, आपके और हमारे ऑब्जर्वेशन से ये मुमकिन हो पाया है। इसी तरह से ग्रीन वॉबलर जो हरे रंग में दर्शाया है और ग्रीनिश वॉबलर जो बैंगनी रंग में दर्शाया है, इनका माइग्रेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दोनों गोरैया साइज की चिड़ियाएं हैं, छोटी सी चिड़ियाएं।
ग्रीन वॉबलर्स पश्चिम एशिया में एक छोटे से क्षेत्र में ब्रीडिंग करते हैं। ग्रीनिश वॉबलर बहुत बड़ी एरिया में ब्रीडिंग करते हैं और कुछ बर्ड्स हिमालय में भी ब्रीडिंग करते हैं। लेकिन सर्दियों का मौसम आते ही ये दोनों स्पीशीज भारत के अंदर आ जाते हैं। भारत इनका बहुत इम्पोर्टेंट लैंड है विंटर बिताने के लिए। और अगर आप यहाँ पे फिर से आप ग्राफ में देखेंगे तो बहुत ही थोड़ा समय ये अपने खुद के ब्रीडिंग रेंज में बिताते हैं और ज़्यादातर समय ऑलमोस्ट आप देखोगे सितंबर से लेकर ऑलमोस्ट अप्रैल तक ये हमारे यहाँ पे इंडिया में बिताते हैं। आमुर फाल्कन भारत में एक प्रसिद्ध पैसेज माइग्रेंट है। वे नॉर्थ चाइना में ब्रीडिंग करते हैं और दक्षिणी अफ्रीका में सर्दियां बिताते हैं। तो यहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं और यहाँ पे पैसेज माइग्रेंट है। इंडिया से पास करते हुए ये अफ्रीका में विंटर्स गुजारते हैं। इस दौरान जब ये भारत से गुजरते हैं ये अरेबियन सी अरब सागर को पार करते हैं और सर्दियां खत्म होते ही फिर से अरब सागर को पार करके ये इंडिया के थ्रू अपने प्रजनन क्षेत्र चाइना में पहुंच जाते हैं। तो ये जो मैप है ये सैटेलाइट ट्रैक किए हुए फैल्कन का है। ये 2 फैल्कन्स का माइग्रेशन रूट है। तो ये जो मैप है ये बर्ड वॉचर्स की ऑब्जर्वेशंस का है। आप नीचे दिए ग्राफ को अगर देखेंगे तो ये दिखाता है कि आमुर फाल्कन एक साल में 2 बार माइग्रेशन की जर्नी लेता है। एक तो सर्दियां बिताने के लिए साउथ अफ्रीका जाते वक्त और फिर से सर्दियां खत्म होते ही अपना ब्रीडिंग करने के लिए वापस ये जाते हैं। तो सैटेलाइट ट्रैकिंग से हमें पता चलता है कि इन्होंने ये एक छोटा सा फाल्कन करीब 20,000 किलोमीटर की जर्नी तय करता है एक साल में। एक तरफ है ईबर्ड डेटा और दूसरी तरफ है सैटेलाइट ट्रैकिंग से प्राप्त डेटा। दोनों से हमें इस स्पीशीज के माइग्रेशन मार्ग का पता चलता है, लेकिन सैटेलाइट टैगिंग सारे बर्ड्स के लिए बहुत मुश्किल है और कीमती भी। 10 से भी कम फैल्कन्स ट्रैक किए गए हैं, इसीलिए जानकारी सीमित है। इसकी तुलना में आपके ऑब्जर्वेशन से अनेक बर्ड्स का बहुत हद तक सटीक तरीके से ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कि ये सारे बैंगनी डॉट्स है, ये आपके चेकलिस्ट है। इससे पता चलता है कि आमुर फाल्कन्स कहाँ रिपोर्टेड है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से भारत क्रॉस करके अफ्रीका तो जाते ही है, पर कहाँ रुकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अलावा कहाँ रुकते हैं। साउथ में भी रुकते हैं, सेंट्रल इंडिया में भी रुकते हैं। अब तक हमने देखा कि बर्ड वॉचर्स के ऑब्जर्वेशन से पक्षियों का अबंडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन और माइग्रेशन का पता चला, मगर इन सब की प्रवृत्तियों का क्या उनकी संख्या बढ़ गई है? क्या कुछ प्रजातियों की संख्या बढ़ गई है या घट गई है? क्या कुछ प्रजातियां हैं जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है? भारत में उनका कॉन्जर्वेशन स्टेटस क्या है? उनकी कॉन्जर्वेशन संरक्षण स्थिति क्या है? ये सारी जानकारी बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में हम एक प्लान बना सके इनको किस तरह से सुरक्षा करना है। ऐसे कई सवालों के जवाब मिलेंगे स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स नामक की इस रिपोर्ट पे, जो हाल फरवरी 2020 में रिलीज हुई गुजरात में। और इस रिपोर्ट में 867 स्पीशीज इंडियन बर्ड्स की कॉन्जर्वेशन स्टेटस के बारे में चर्चा की गई है। दीर्घकालिक प्रवृत्ति, वर्तमान प्रवृत्ति, वितरण रेंज का विस्तार और ऐसे सारी चीजें इस रिपोर्ट में पेश की गई है। मोटे तौर पर ये रिपोर्ट 15,000 से ज्यादा पक्षी प्रेमियों द्वारा ईबर्ड पे अपलोड किए गए 1 करोड़ से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस पर आधारित है। और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए 10 ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आए हैं।
इस 867 प्रजातियों को 3 कंजर्वेशन कैटेगरी में रखा गया है। उच्च संरक्षण कैटेगरी है, मध्यम और कम, यानी हाई, मीडियम, लो कंजर्वेशन कैटेगरी में रखा गया है। जिस प्रजाति को सबसे ज्यादा खतरा है, जिसकी अबंडेंस बहुत तेजी से गिरते जा रही है, उनको हाई कैटेगरी में रखा गया है। उदाहरण के लिए ये नक्शा दर्शाता है कि पिछले 5 सालों में व्हाइट रम्प्ड वल्चर का विस्तार अब उतना नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। व्हाइट रम्प्ड वल्चर एक टाइम पे शहरों में भी दिखाई देते थे। इस स्पीशीज की रिपोर्टिंग 2000 से पहले के मुताबिक घटते जा रही है। हम सबको पता है कि वल्चर्स की पॉपुलेशन काफी कम हो गई है, लेकिन अभी भी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2000 के बाद से अब तक भी बहुत तेजी से इनका गिराव ये रिपोर्ट बताती है, और ये चिंता का विषय है। इस सारी जानकारी का कुल परिणाम ये है कि व्हाइट रम्प्ड वल्चर स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड की रिपोर्ट में उच्च कंजर्वेशन की कैटेगरी में रखा है। इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारी चीजें बताई गई है जो इस प्रेजेंटेशन में कवर करना मुश्किल है, पर आप स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स की वेबसाइट से ये रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये नाम उन पक्षी प्रजातियों के हैं जिनकी आबादी में हमने कई सालों से तीव्र घटाव देखे हैं। जाने माने पक्षी जैसे सिरकिर मलकोहा, स्मॉल मिनीवेट, इंडियन थिकनी, इनकी आबादी में घटाव हमारे लिए हैरानी की बात है। मोर, इंडिया का राष्ट्रीय बर्ड, ये बहुत अच्छा कर रहा है। इसको स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स की रिपोर्ट में लो कैटेगरी में, लो कंसर्न में, यानी कम चिंता की श्रेणी में रखा गया है। इसका कारण ये है कि मोर जो कुछ क्षेत्रों में पहले नहीं दिखता था, ये उस क्षेत्र में अब दिखने लगा है, जैसे कि केरल के कुछ क्षेत्र में, और शुष्क क्षेत्रों, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों, जैसलमेर और ऐसे ड्राई एरियाज में भी अब मोर की रिपोर्टिंग होने लगी है। इसकी ईबर्ड पर रिपोर्टिंग दुगनी हो गई है। अगर हम एक दूसरे से मिलते जुलते यानी संबंधित पक्षी प्रजातियों को एक साथ देखें तो कुछ प्रवृत्तियां दिखने लगती है। उदाहरण के लिए रैप्टर पक्षी का जो रैप्टर ग्रुप के जो बर्ड्स हैं, इनमें इनकी आबादी में गिरावट आई है, लेकिन ज्यादातर जो ओपन कंट्री के रैप्टर्स है, जैसे कि ब्लैक विंग काइट है, केस्ट्रल है, रेडनेक फैल्कन है, ये और स्कैवेंजर्स यानी मुर्दा खाने वाले बर्ड्स, गिद्ध, ये दोनों प्रजातियां, बाकी दोनों प्रजातियां यानी जंगल में मिलने वाले और जो जनरल रैप्टर्स है, ब्लैक काइट, ब्राह्मणी काइट, ऐसे रैप्टर्स, इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो ओपन कंट्री रैप्टर्स और स्कैवेंजर रैप्टर्स, इनकी संख्या बहुत तेजी से गिर गई है। अब तक ये प्रवृत्तियां और विश्लेषण हमें प्रेक्षकों के दर्ज किए ऑब्जर्वेशंस के आधार पर मिले हैं, लेकिन फोटोज और कॉल रिकॉर्डिंग का क्या? 8 लाख से अधिक फोटो और ऑडियो ईबर्ड पे सबको देखने के लिए उपलब्ध है। इससे हम पक्षी के रंग, उपजाति की सीमा रेखा इत्यादि पर गौर कर सकते हैं। ये फोटो या कॉल रिकॉर्डिंग कई दिलचस्प चीजें पता करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर कोई ये देखना चाहता है कि मेल पैराडाइज फ्लाई कैचर के अलग अलग रंग उसकी उम्र या उसके डिस्ट्रीब्यूशन रेंज के अनुसार बदलते हैं या नहीं, ये हम फोटोज की जांच करके देख सकते हैं। इस तरह कई दिलचस्प सवाल ईबर्ड पर अपलोड किए गए बर्ड की कॉल रिकॉर्डिंग से भी मिल सकता है या हम पूछ सकते हैं। और एक एग्जाम्पल है ब्लू रॉक थ्रश,
जो आप देखोगे लेफ्ट में कितना अलग दिखता है, ये उपजाति है वेस्ट बंगाल से और जो दूसरी है केरल से। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। ये ऐसी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप सिर्फ फोटोज को देखकर देखकर कुछ सवाल या कुछ प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हैं। इस स्लाइड के साथ मैं आज का प्रोग्राम समाप्त करूंगी, जिसमें हम सभी पार्टनर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे। तो बर्ड काउंट इंडिया एक पार्टनरशिप है इनफॉर्मल ग्रुप्स, बर्डिंग ग्रुप्स के साथ, जिसमें ईमेल है, ईमेल ग्रुप है, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है। और पार्टनरशिप हमारी एनजीओज और सरकारी संस्थाओं के साथ भी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी है। और भारत का जो ई बर्ड प्लेटफॉर्म है वो बर्ड काउंट इंडिया मैनेज करती है। हमारे वेबसाइट पे आपको बर्ड आईडी के लेख, आगामी कार्यक्रम, मंथली चैलेंजेस और बर्ड वॉचर्स के परिचय मिलेंगे। हम ई बर्ड इंडिया के प्रोजेक्ट में जो वॉलंटियर्स है, यानी हमारे पास तकरीबन 2000 स्वयंसेवक है, जिनकी मदद से हम ई बर्ड के डेटा की समीक्षा करते हैं। हम भारत में बर्ड मॉनिटरिंग और ई बर्ड के वर्कशॉप्स भी आयोजित करते हैं। कोरोना के कारण हम आपके यहाँ आ नहीं पाए, पर अगर फ्यूचर में अगर आपके यहाँ पे ई बर्ड का वर्कशॉप अगर आप करना चाहेंगे तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम चैट बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी डालेंगे और आप सभी को ये प्रेजेंटेशन ज्वाइन करने का ईमेल तो मिला ही होगा। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें बेशक ईमेल कर सकते हैं। वंस अगेन शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन ज्वाइन करने के लिए। मैं ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। ये इन्होंने सबने बहुत सपोर्ट दिखाया और इन्होंने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया है अब तक, और थैंक यू एवरीबॉडी। अब I'll pass it on to Ajay जी। थैंक यू मित्तल, बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंटेशन के अंदर जो बर्ड वॉचर्स जा जाके बर्ड्स के बारे में जानकारियां एकत्रित करते हैं, उसको किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे शेयर करके हम उसके थ्रू विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां बर्ड्स के बारे में जान सकते हैं, खास करके सीजनलिटी उसकी, उसके माइग्रेशन रूट, उसके डिस्ट्रीब्यूशन। सो विल कंटिन्यू दिस इन सीरीज में। मेरे ख्याल से नेक्स्ट हम लोग एक वेबिनार में जो ई बर्ड ऐप है उसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है और उसका किस तरीके से उपयोग करें और उससे मैक्सिमम आउटपुट करें, वो भी हम मित्तल प्लान करना चाहेंगे किसी नेक्स्ट वेबिनार में जी। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद देता हूं और क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम लोगों के पास 10 मिनट है। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो जरूर चैट बॉक्स पर डालें कि ई बर्ड के थ्रू जो हम डेटा का उपयोग करते हुए चीजें जानकारियां इकट्ठी करते हैं और उसके थ्रू जो हम रिवेल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर। और मैं एक बार और अनिगिरी सर को भी इनवाइट करूंगा कि कुछ आप उसमें अंत में अपनी कोई बात कहना चाहें तो सर इस बीच। सर है कि नहीं पता नहीं, शायद सर अनम्यूट करना पड़ेगा सर। Subhadra, can you unmute Anigiri sir? Yeah. Okay. Yeah, Sir. unmuted. Thank you. Thank you. It was very good presentation और सभी को धन्यवाद, क्योंकि बर्ड वॉच करने से और उसकी जो डिटेलिंग है आपने अच्छा प्रेजेंट किया। और जैसे कि अजय ने बताया था, बहुत बार हम लोग जब सर्वे कराते हैं तो कुछ लोगों का ये कहना था कि हम जो प्रोफेशनल बर्डर्स है उन्हीं को रखें, लेकिन मेरा एक मानना है कि प्रोफेशनल बर्डर को हर बार रखने से नए लोग कैसे जुड़ेंगे। We have to have a mix of professional and amateur birds, ताकि वो नए लोग आएंगे आगे जाके वही तो
अच्छे बर्ड्स भी बनेंगे। उसमें कोई कुछ दिक्कत होती है जो ईबर्ड्स को ऑन करने में, उसको भरने में और उसको ऑपरेट करने में। तो जैसे अजय ने बोल रहे थे कि उसको आपको एक और अच्छे एक वेबिनार करके डिटेलिंग बता देंगे तो अच्छा रहेगा। और थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू। थैंक यू अनिगरी सर। हाँ, हमारी यही कोशिश है सर कि हम जितने अगर इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स है तो हम एक वेबिनार करना चाहेंगे जहाँ पे ऐप को किस तरह से सही से यूज़ करना है उसके बारे में बताएंगे। और ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी रहेगी अगर अटेंड कर पाए लोग ताकि ये जब आप सर्विस में बर्ड सर्विस में ज्वाइन करते हैं तो आप जो डेटा वैल्यूएबल डेटा इकट्ठा करते हैं इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और ऐप के ऐप यूज़ करना काफ़ी आसान है। इनफैक्ट आप लोगों ने किसी ने भी अगर आपके पास ईबर्ड ऐप नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ईबर्ड ऐप को डाउनलोड करें, इंडिया पैक इंस्टॉल करें और अपने घर से ही या आपके जो आसपास के पैच है उसी पे आप बर्ड चेकलिस्ट डालना शुरू कीजिए। और जब हम अगली बार मिलेंगे आपको जो भी दिक्कत आई हो ऐप यूज़ करने में हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपके सवाल लेने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी अजय जी को कि वो अपने 3-4 मिनट में अपने पैच पे जो वो बर्ड मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसके बारे में जल्दी से हमें बताएं। थैंक यू मित्तल। सबसे पहले तो इस डेट जो बर्ड वॉचिंग में एक चीज भूल रहा था, जैसे हम लोगों को ये डेटा सिटीजन साइंस के तो काम में आता ही है, उसके थ्रू और भी जानकारी मिलती है, पर ये डेटा हमारे खुद के लिए भी काफी काम का होता है। जैसे मैं अपना खुद का उदाहरण दूं कि मैं किसी वेटलैंड पे सालों से जा रहा था, खास करके सिरपुर पे मैं 2005-6 से मैं जा रहा हूँ। तो पिछले कितने ही सालों में मैं वहां पे जो बर्ड स्पीसीज आती थी या किसी साल कम आता था, माइग्रेशन या कम होता था, तो वो मेरे पास शुरू के सालों का डेटा मैंने चूंकि पेन पेपर पे नोट नहीं किया था, तो मैं भूलता जा रहा था कि उस साल मेरे पास क्या स्पीसीज था, देखा था, क्या नया देखा था। पर जब से ईबर्ड आया है तो वो जब से चेकलिस्ट उसके अंदर मैंने शेयर करना मतलब एंटर करना चालू कर दी, तो अब मेरे पास एक वेटलैंड पे क्या क्या किस साल में कितनी स्पीसीज आई, नहीं आई, माइग्रेशन में कम ज्यादा, वो मेरे पास खुद का डेटा भी मेरे पास अवेलेबल हो गया। और साथ ही पेज बर्डिंग, यानी जैसे मित्तल ने बताया कि शायद आपको हर बार आउटडोर जाने की जरूरत नहीं, आप जहाँ रहते हैं उस छोटे एरिया में भी आप रोज निकल के अगर बर्ड्स को देखें तो भी आपको काफी ट्रेंड्स आपको अपने आसपास दिखाई देती हैं। जैसे सभी लोग हम लोगों को बोलने में आता है कि चिड़िया कम हो गई है, या स्पैरो मतलब हाउस स्पैरो कम हो रही है, या पिजन, रॉक पिजन जो है, फेरल पिजन वो ज्यादा हो रहे हैं। पर ये एक जनरल सेंटेंस होता है। द मोमेंट आप इसको चेकलिस्ट बना के इसके डॉक्यूमेंट करना चालू करते हैं, तब आपको, चाहे वो 10 मिनट 15 मिनट का रोज का डॉक्यूमेंटेशन हो, हफ्ते में एक बार हो, तब आप जब उसको एक लॉन्ग टर्म पे 1 साल या 2 साल बाद एनालिसिस करते हो तो आपको कई चीजें पता चलती है कि जब मैं विंटर में नोट कर रहा था तो मुझे विंटर में ये स्पीसीज एड ऑन दिख रही है, फिर ये कोयल की कूक मुझे गर्मियों में ज्यादा सुनाई देती थी, तो आपको पता चलेगा कि कोयल की का नोटिस इस पीरियड में ज्यादा होता है। ऐसे कई कॉमन बर्ड जो हमारे लिए शायद ड्रोंगो जो हम समझते हैं कि साल भर है उपस्थित होता है हमारे एरिया में, पर शायद ऐसा ना होता है। तो ऐसे कई चीजें जो हम मान के चलते हैं, वो चीजों को हम उस पे उन हमारे द्वारा एंटर करने के बाद में और उसका एनालिसिस करने पे हमें कई जानकारियां मिलती है। और खास करके मेरे पैच में मैंने एक बड़ा नॉवेल काम किया था। मैं रात के समय में कुछ बर्ड्स को ट्रैक करता था, खास करके डव्स हैं या बुलबुल हैं या वो हैं, तो धीरे से मैं दूर में कहीं पे लाइट डाल करके देख लेता था कि उनके क्या वो वहीं पे हैं, उनके रूस्टिंग साइट्स कितने प्रोबेबल उस एरिया में चेंज हुए हैं। कभी कभी मुझे कोई आउल दिख जाता था। तो इस तरीके से आप आपके पैच में भी बर्डिंग करते हुए कई जानकारियां एकत्रित करके उसका रिकॉर्ड करें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि देखते हैं सभी लोग, हम लोग जाते हैं बर्डिंग के लिए, बट द मोमेंट आप रिकॉर्ड करते हैं तो
देयर इज अ फिनोमिनल थिंग्स कम आउट ऑफ इट। आई मीन सलीम अली साहब को आज हम जो जानते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट उन्होंने करा हुआ है, जो बर्ड बुक्स उन्होंने लिख दी, जो उन्होंने सर्वेज में डेक्कन में और जहां भी ऑल ओवर इंडिया करे हैं, वो उन्होंने जो उसके थ्रू जो डॉक्यूमेंट करके लिख दिया है, उस वजह से आज हमें कितना महत्वपूर्ण चीजें आज भी हमें पता चल रही है। सो आई अगेन इंसिस्ट कि आप ईबर्ड में डेटा एंटर करें और उस डेटा को अपने लिए भी उपयोग करें और सिटीजन साइंस के लिए भी उस डेटा का उपयोग काफी है। सो ये मेरा कहना था। मित्तल, आप कुछ कहना चाहेंगे या हम नहीं,